हेलो बच्चों। तो आज हम एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम का मार्च 2025 का जो क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का वो सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मार्च 2026 का एचएससी बोर्ड का हमने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज 2025 का क्वेश्चन समझ लेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सर ये क्या फॉर्मेट ड्रॉ किया है, ठीक है समझोगे आप। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है देखो। Rajan and Rohit are a partners in a partnership firm sharing profit and losses equally मेन है, ठीक है। राजन एंड रोहित दोनों पार्टनर्स है, इन दोनों का क्या रेशो है, इक्वल रेशो है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने नहीं बोला था इस प्रॉब्लम में, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करने बोला था। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो देखो क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करने बोला है। देखो अभी तक 2024 और 25 में सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया था, 24 का भी ऐसे ही क्वेश्चन है। तो एक पहली बार 2024 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने ही नहीं बोला था, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ओपन करने बोला था। उसके बाद 2025 में सेम क्वेश्चन था, अमाउंट बस कम ज़्यादा करी थी उन्होंने, बट सेम क्वेश्चन था जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ओपन करने बोले थे। तो अभी इसमें आपको क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ही ओपन करने बोला है, ट्रेडिंग ओपन नहीं करने बोला है। इसलिए मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, इन द बुक्स ऑफ राजन एंड रोहित प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हाँ आप 2 पेज पे करो तो भी चलेगा, मैटर नहीं कर रहा, 1 पेज पे करोगे तो भी चलेगा। हाँ बट मैं तो सजेस्ट करूँगा 2 पेज पे करते जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो सप्लीमेंट लगता है तो देते हैं, ऐसा नहीं है कि उस पेपर में ही आपको कंप्लीट करना होता है। तो पैसे दिए हैं भाई तो यूज़ करते जाओ, पेजेस को 1 पेज पे पूरा करते जाओ, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स रीड करना है और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टेक आउट करना है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है 69,000, सीधा दे दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसके इफेक्ट आपको पता होने चाहिए, बट इफेक्ट इसके सिखाए ही नहीं है एडजस्टमेंट के, या एडजस्टमेंट आपको दिया ही नहीं है बुक में कि ग्रॉस प्रॉफिट के 2 इफेक्ट होते हैं। हाँ टैली करते टाइम आपने बहुत बार किया होगा कि कहाँ पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, आपको समझेगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे है ही नहीं तो टिक आउट होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो आपने 1 अप्रैल 2019 से लेके आपने इंश्योरेंस पेड किया है 15 मंथ का। सर किस पे एडजस्टमेंट है, इसका मीनिंग क्या है बाद में देख लेंगे, बट इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है। तो इंश्योरेंस यहाँ पे आपको ढूंढना है और टिक आउट करना है, ठीक है। तो मैंने इंश्योरेंस पे टिक आउट कर दिया है। उसके बाद depreciate land and building at 10% एंड फर्नीचर 5% पर एनम। तो डेप्रिसिएट करना है आपको लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे। तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे टिक आउट करो, बाद में सब एडजस्टमेंट समझ लेंगे, कर लेंगे, टेंशन ले मत, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट्स। तो यहाँ पे बैड डेट्स है क्या, नहीं है अभी तक, ठीक है। एंड आर डी डी 5% ऑन डेटर्स। तो संडे डेटर्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स एंड आर डी डी। तो आपको डेटर्स ढूंढना है, डेटर्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो 2 टिक आउट करो, एक नहीं 2 टिक आउट, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड ₹69,000। तो अभी 69,000 क्लोजिंग स्टॉक है, इसके भी डायरेक्ट इफेक्ट आता है। मैंने बोला है बहुत सारे प्रॉब्लम में नहीं, सभी प्रॉब्लम में आपको क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट डायरेक्ट जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का इफेक्ट भी डायरेक्ट जाएगा, इस पर टिक आउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अभी पोस्टिंग कर लेते हैं। पोस्टिंग में क्या दिया है देखो, अभी सबसे पहले दिया है डेबिट बैलेंस की टोटल पोस्टिंग करते हैं, फिर क्रेडिट की करते हैं। बट जब भी डेबिट का पोस्टिंग करोगे तो रूल याद रखना, डेबिट का पोस्टिंग कहाँ पे होता है, एक तो ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर एसेट में। डन। तो अभी डेबिट का पोस्टिंग जब करोगे तो वो कहाँ पे आएगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या फिर बैलेंस शीट एसेट से, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस आपको पता है, इंश्योरेंस आपका खर्च होता है, आप इंश्योरेंस निकालते हो तो आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ता है। तो वो आपके एसेट्स नहीं है, उसका बेनिफिट में बाद में मिलता है, वो क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। तो इंश्योरेंस मतलब आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली पे करना पड़ता है। तो पे करना पड़ता है तो आपकी क्या है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में, मतलब डेबिट में जाएगा। तो इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू इंश्योरेंस, उसके ऊपर टिक आउट है सर, तो टिक आउट है तो अमाउंट कहाँ पे लिखोगे, इनर कॉलम 30,000। ठीक है, क्या एडजस्टमेंट है क्या नहीं वो बाद में देखेंगे। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग मतलब आपकी बिल्डिंग, आपकी जगह, आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी मतलब आपकी एसेट्स है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आएगा, एसेट्स में। सर उसके ऊपर कुछ तो भी दिया है तो वो बाद में देख लेंगे, टेंशन ले मत, बस अमाउंट इनर में लिख 1 लाख, वो समझा के बोल दूंगा जब एडजस्टमेंट आएगा तब। तो 1 लाख इनर कॉलम, एक लाइन छोड़ दो, एक टिक आउट है डेप्रिसिएट का, डन। उसके बाद सर यह एडिशन वगैरह क्या है वो समझाऊंगा एडजस्टमेंट के टाइम, टेंशन मत ले। सैलरीज, सैलरीज कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, किसको दी जाती है, एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर कहाँ पे ज़्यादा होता है, ऑफिस में। तो सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टिक आउट नहीं है, तो 10,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम। आफ्टर दैट एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी भी होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है। एक्सपोर्ट मतलब आप फैक्ट्री से जब माल गुड्स बाहर बेचते हो तो एक्सपोर्ट बाहर, और इम्पोर्ट मतलब फैक्ट्री के अंदर का। तो मैंने बोला था फैक्ट्री के अंदर का खर्चा ट्रेडिंग में जाता है और फैक्ट्री के बाहर का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, टिक आउट है नहीं है सर, तो 5,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। अभी देखो बहुत जन को क्या होगा, इंटरेस्ट जो है ये बैंक लोन पे भी इंटरेस्ट निकालना है, हिडन एडजस्टमेंट है, तो वो भी आपको क्या करेंगे इसमें कर सकते हैं। हाँ बट ये इंटरेस्ट बैंक लोन का ही है, ये मेरे को मालूम नहीं है, 2 तरीके हैं इसके करने के, टेंशन लो मत। बट ये इंटरेस्ट बैंक लोन का है क्या, नहीं सर नहीं पता। तो इंटरेस्ट मतलब क्या, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दो डायरेक्ट, डन। तो 2,000 रुपीज़ डायरेक्ट। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर आपकी क्या है, एसेट्स। तो फर्नीचर एसेट्स में लिखना है, हाउ मच अमाउंट, 80,000। तो 80,000 एक टिक आउट है इसलिए इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, तो 80,000 इनर कॉलम। ठीक है, एंड लास्ट डेटर्स, तो डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। डेटर्स कितना दिया है उन्होंने, 52,000। एडजस्टमेंट है एक नहीं, कितनी है, 2। तो कितने लाइन छोड़ू सर, 3 लाइन छोड़ दो, डन। एक एडजस्टमेंट रहेगा तो 1 लाइन, और 2 एडजस्टमेंट रहेगा तो 3 लाइन। डेबिट का पोस्टिंग समझा। उसके बाद क्रेडिट का पोस्टिंग। अभी क्रेडिट में क्या दिया है, कैपिटल की अकाउंट, कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल है तो कैपिटल हमारी क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज़ में कैपिटल, उसमें राजन का दिया है 1 लाख रुपीज़, इसको 3-4 लाइन छोड़ना है। एंड रोहित का दिया है 1 लाख, इसको भी 3-4 लाइन छोड़ देना है। ठीक है, तो कैपिटल दिया, कैपिटल लायबिलिटी में आ जाएगा, लायबिलिटी ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल। नेक्स्ट 10% बैंक लोन, मतलब इसका मीनिंग, इसका हिडन एडजस्टमेंट है, मैं आपको समझा होगा क्या है क्या नहीं, बट इसको हिडन एडजस्टमेंट बोला जाता है। तो इस पे ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। इन शॉर्ट में आपने बैंक से लोन लिया है 10% से, तो बैंक लोन आपने लिया है तो आपको पे करना है। तो पे करना है तो आपको क्या हो गई, लायबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मतलब क्या होती है, लायबिलिटी। अमाउंट कितने हैं, 60, और 60,000 इनर में लिखो क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है, 1 लाइन छोड़ दो, डन। एंड लास्ट बिल्स पेबल, मतलब आपको बिल की अमाउंट पे करनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो अमाउंट पे करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मीन्स लायबिलिटी। तो बिल्स पेबल का आप लिखोगे लायबिलिटी में, टिक आउट है नहीं है सर, तो 19,000 आउटर कॉलम। देखो बहुत इजी प्रॉब्लम था, बहुत कम पोस्टिंग था। हाँ बट एडजस्टमेंट में थोड़ा सा उन्होंने कन्फ्यूजिंग किया था, तो पोस्टिंग कर लेते तो भी 2-3 मार्क्स मिल जाते। ठीक है, तो ये पोस्टिंग हो गया आपका। उसके बाद एडजस्टमेंट पे जाएंगे और हर एक एडजस्टमेंट के 2-2 इफेक्ट होते हैं, दे देंगे। अभी ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहला मेन एडजस्टमेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखो आप बचपन में किए रहेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद फिर आप क्या करते हो, ये ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है और फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, डेबिट में आ जाता है, आप लिखते हो यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और फिर वो क्या करते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, क्या करके, बाय ग्रॉस प्रॉफिट।
डन ना, ऐसे ही करते हो। अभी यहाँ पे आपको दो इफेक्ट देना है, बट एक इफेक्ट देने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, तो वो आपके पास है ही नहीं, तो एक इफेक्ट नहीं आएगा। सीधा दूसरा इफेक्ट दे दो ग्रॉस प्रॉफिट का। कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हो 69,000, तो वो 69,000 यहाँ पे लिख देंगे। आप अगर ट्रेडिंग ओपन करते तो इधर भी लिखते इधर भी लिखते, बट एक इफेक्ट, दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट देने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं, तो दूसरा इफेक्ट दे दो ग्रॉस प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट किधर लिखना, तो बहुत जने लिखा ही नहीं था एग्जाम में, तो उसकी वजह से क्या हो गया था, टैली नहीं आ रहा था। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के डेबिट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में होता है, तो 69,000। डन। समझ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का मेन याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट का एक ही इफेक्ट था, दो नहीं थे, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, मतलब आपने इंश्योरेंस 15 महीने का पे किया है, ठीक है। तो 15 महीने के लिए कितना पे किया था, इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है, 30,000। तो फॉर 15 मंथ 30,000, तो 12 मंथ के लिए कितना, या 3 मंथ का निकालोगे तो भी चलेगा। तो देखते हैं कितना आता है वो। तो 15 मंथ के लिए 30,000 था, मतलब आपने 30,000 रुपीज़ पे किया 15 मंथ के लिए। तो एक महीने का कितना देखो, फॉर 1 मंथ ऐसे किया तो भी चलेगा, फॉर 1 मंथ कितना, तो 15 मंथ 15 15 2 32,000 फॉर 1 मंथ। तो आपने 12 महीने का पे करना था, बट आपने क्या किया, 15 महीने का पे किया, मतलब एक महीने का 2,000 एक्स्ट्रा पे किया, 3 महीने का एक्स्ट्रा किया, तो इंटू 3, तो 6,000 एक्स्ट्रा पे किया है, तो ये प्री पेड है। आपने 3 महीने का ज़्यादा किया है। एक तो ऐसे करो, या फिर आपका 15 मंथ के लिए 30,000 रुपीज़ आप पे कर रहे हो, बट आपको अकाउंटिंग जो करना है वो कितने महीने का करना होता है, 12 मंथ्स का। आप जो रिकॉर्ड करोगे यहाँ पे आउटर कॉलम में अमाउंट, वो कितने मंथ की करेगी, 12 मंथ की। तो फिर 12 मंथ के लिए कितना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी चलेगा, आंसर 6,000 ही 24,000 आएगा। 12th मंथ के लिए देखो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 30,000 डिवाइड बाय 15, तो 15 1 से 15, 15 2 से 30, 2,000 इंटू 12, 24,000 आप बाहर लिखोगे आउटर कॉलम में, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट में 30 था, 30 में आउटर में आएगा 24, तो 6,000 प्रीपेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखो कि इंश्योरेंस आपने 15 महीने का भरा है, ये सारा रिकॉर्ड जो होता है वो 12 महीने का होता है। तो 12 महीने के लिए कितना ये निकालना था, तो 12 मंथ के लिए 24,000 आ रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट में आपने 6,000 क्या किया, एक्स्ट्रा पेड किया है, उसको बोला जाता है प्री पेड। और प्री पेड मतलब आपने क्या किया है, फिर से निकाला, 6,000 आपको देने नहीं थे, तो वो 6,000 अपने पास ले लिया आपने, तो आपका पैसा आपकी क्या है, एसेट है। तो सेकंड इफेक्ट, प्री पेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, जितना लेस कर रहे हो वहाँ पे उतना ही अमाउंट यहाँ पे आएगा, सिमिलर अमाउंट होता है, तो 6,000। तो पहला एडजस्टमेंट समझ गया क्या हो गया, क्लोज प्रॉफिट इंश्योरेंस समझ गया। उसके बाद अभी डेप्रिसिएट। अभी डेप्रिसिएट में क्या है, एक ईजी है और एक थोड़ा सा हार्ड है। तो देखो समझो क्या है, डेप्रिसिएट बोला उन्होंने, लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% एंड फर्नीचर 5%। पहले इफेक्ट दे देते, आपको मालूम है इफेक्ट क्या है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएट बोला, अमाउंट बाद में कैलकुलेट करते हैं। 10% लैंड एंड बिल्डिंग पे, एंड फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएट कितना है, 5%, ठीक है। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा कौन सा है, फर्नीचर, ठीक है। अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट अभी इफेक्ट दे दो। अभी देखो इजी वाला करता है, लैंड एंड बिल्डिंग पे कुछ तो भी दिख रहा है सर, वो बाद में करते हैं। अभी किस पे करते हैं, फर्नीचर के ऊपर, कुछ नहीं है ना, डायरेक्ट है, तो फर्नीचर का अमाउंट कर देता है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएट है 5%, तो 80,000 का 5% निकालना है, तो 10% पहले निकालो। 10% मतलब एक ज़ीरो गया, तो 8,000, 10 का आधा 5, तो वैसे ही 8,000 का हाफ 4,000, तो इस पे 4,000 डेप्रिसिएट होगा, बाहर आ जाएगा 7। इसका सेकंड इफेक्ट आपने दिया है, बट फर्नीचर की अमाउंट लिख दो 4,000। अभी क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये समझ आई नहीं तो बहुत बच्चों को, तो उन्होंने 1 लाख पे 10% निकाल दिया, डैट इज कॉल्ड एज 10,000, और ख़त्म कर दिया। तो वैसे नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देख कैसे करना है। तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो लैंड एंड बिल्डिंग जो है ना आपके पास, अभी टोटल फिलहाल आपके पास कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट, तो वो बोल रहे हैं 1 लाख का अमाउंट है, सॉरी कितना है,
1 लाख आपके पास टोटल लैंड एंड बिल्डिंग है। और उसमें वो क्या बोल रहे हैं मालूम है, एडिशन किया था आपने, ये जो आपके पास 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है उसमें आपने 40,000 का एडिशन किया था। कब? 1 जुलाई 2019 को। ईयर कब ख़त्म हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। बट आपने बीच में एक और लैंड एंड बिल्डिंग क्या करी थी, एडिशन करी थी 40,000 के। मतलब क्या? तो आपके पास अभी 1 लाख है, उसमें से 40,000 ये आपके पास स्टार्टिंग से नहीं था, ये कब से था एडिशन? 1 जुलाई से था। तो 40,000 आपके पास 1 जुलाई से है, और बाकी का जो रिमेनिंग है वो स्टार्टिंग से, मतलब 1 अप्रैल से आपके पास ऑलरेडी था। तो मतलब आपके पास अभी टोटल 1 लाख है, और वो बोल रहे हो उसमें से 40,000 आपने अभी परचेस किया जुलाई में। तो स्टार्टिंग में कितना था? तो मतलब इन शॉर्ट में आपके पास स्टार्टिंग में कितना था? 60,000, और फिर बाद में ये 40 आपके पास आए, और फिर आपके पास टोटल हो गया 1 लाख। डन। अभी इन दोनों के ऊपर आपको अलग से डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, ये याद रखना है। तो 10% लैंड एंड बिल्डिंग पे डिप्रिसिएट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% दोनों पे पहले निकालो। तो 40,000 का 10% और इसका भी 10% निकालो पहले। ठीक है, ये आंसर आएगा 4,000, और ये आंसर आएगा 6,000। बट अभी क्या है, आप डेप्रिसिएट जब करते हो, जब आपके पास मशीन आती है, जब आपके पास फर्नीचर आता है, उस डेट से लेके आप डेप्रिसिएट करते हो। तो आपके पास ये जो जुलाई में आया है वो 40,000 का है, वो कब आया है? जुलाई में आया है। तो जुलाई से डेप्रिसिएट कैलकुलेट होगा, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, 9 महीने का इस पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये आपके पास 9 महीने ही था। ठीक है, तो 1 जुलाई से लेके मार्च तक जाओ। 1 जुलाई बोला है, 1 जुलाई तो जुलाई पूरा आएगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ होते हैं। और ये अप्रैल से है भाई, स्टार्टिंग से, तो ये 12 महीने का। तो 12 महीने का करोगे तो भी कैसे होगा? 12 डिवाइड बाई 12, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, इसका कुछ चेंज नहीं होगा। देन तो ये 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो अभी डेप्रिसिएशन इसका कितना आ जाएगा, 9 1 9, 3 3 9, ये कर दो, 3 4 12, 4 1 4, 4 1 4, तो 1,000 इंटू 3, मतलब 3,000 इसका आंसर आएगा, और 6,000 इसका आंसर आएगा। तो टोटल मिला के कितना डिप्रिसिएट हो गया? 9,000। समझो, फिर से एक बार बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, आपके पास पूरा लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए का है। डन। अभी वो क्या बोल रहे हैं, ये 1 लाख में 40,000 का जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपने परचेस किया था। एडिशन मतलब परचेस किया था, कब किया था? 1 जुलाई को। और रिमेनिंग जो आपके पास ऑलरेडी था, तो 1 लाख में से 40,000 तो अब भी लिए, तो स्टार्टिंग में कितना था आपके पास? तो 60। तो ये दो लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास, तो ये दोनों लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको 10% डेप्रिसिएट निकालने बोला है। तो याद रखना, दोनों पे 10% निकालो तो 4,000 इसका आ गया, 6,000 इसका आ गया। बट आपको याद रखना है कि डेप्रिसिएट कैसे निकालते हैं। तो जब अपने पास लैंड एंड बिल्डिंग आती है, फर्नीचर आता है, मशीनरी, जिस डेट से आपके पास वो आप परचेस करते हो, उसी डेट से आप क्या करते हो? डेप्रिसिएट कैलकुलेट करते हो। तो ये तो 1 जुलाई से आया था ना, तो जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं? 9 मंथ। तो 9 मंथ का मैंने कैलकुलेशन किया, 4,000 का 9 मंथ। ठीक है, या डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा। 40,000 पे 10% फॉर 9 मंथ, सेम ही आंसर आएगा, 3,000 रुपीज़। और ये तो हमारे पास स्टार्टिंग से था ना भाई, तो 60,000 का 10%। और देखो अप्रैल की स्टार्टिंग मतलब अप्रैल से था, तो अप्रैल से मार्च तक 12 महीने, तो 12 डिवाइड बाई 12, तो कितना आंसर आ जाएगा? 6,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? तो टोटल डेप्रिसिएशन इसका 3 और उसका 6, कितना हो जाएगा? 9,000। तो आंसर था 9, बट बहुत जन ने क्या किया एग्ज़ाम में, 10,000 लेस किया था, तो उसकी वजह से गलत हो गया था। तो 1 लाख में से 9,000 गया है, 91,000, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का 9,000, ये यहाँ पे आ जाएगा, और टोटल 13,000 आउटर कॉलम में आएगी। समझ लिया? ठीक है, अच्छे से समझो। कुछ डाउट होगा तो बाद में मेरे को बोल देना, समझा दूंगा। बट IMP है, प्रॉब्लम बहुत इजी था, बट एडजस्टमेंट बहुत खतरनाक थे भाई इसमें। आप मर गए रहते हैं ऐसा करते करते, समझ में नहीं आता। तो थोड़ा सा ध्यान रखो कैसे किया है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे बोला है इन्होंने राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट्स एंड RDD 5%, सीधा सीधा है, बाकी कुछ नहीं दिया। तो 2000 और बैड डेट्स लेस करना है आपको। तो बैड डेट्स एंड RDD जब देते तो RDD लास्ट में कैलकुलेट करते, इसलिए पहले मैंने बैड डेट्स लेस कर दिए, 50,000 इसका आंसर आया। डन। उसके बाद इसमें RDD भी आपको क्या करना है, 5% माइनस करना है। तो 50,000 का 5%, 10% मतलब 5,000, उसका हाफ 2,500, तो ये हो जाएगा 47,500। एंड इसके सेकेंड इफेक्ट ये लॉस है, आपके कस्टमर ने आपके पैसे डुबाया और आपको ऐसा लग रहा है कि वो डुबाने वाला है, मतलब आपने लॉस ही पकड़ा है, तो ये दोनों लॉस है। तो लॉस कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में। टू बैड डेट्स दोनों ऐड करके लिखा तो भी चलेगा और डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, टू बैड डेट्स और टू RDD। डन। नाउ लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, सेकेंड लास्ट है, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है। लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 69,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 69,000। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहाँ पे होता है सर, रोज करते थे वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। बट भाई तेरे को ट्रेडिंग के क्रेडिट में देने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट दिया है क्या, तो क्या करेगा, जल्दबाजी में इधर लिख देगा, अरे भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। तो एक इफेक्ट देने के लिए तेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं, तो उसका इफेक्ट छोड़ दे, दूसरा इफेक्ट दे। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं आपके। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में एक जाता है और बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता है, बट एक इफेक्ट देने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट ही नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो इफेक्ट दो मत, सीधा दूसरा इफेक्ट दे दो, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 69,000 है, तो 69,000 लिख दो। डन। तो ये हो गया आपका पोस्टिंग, ठीक है, और एडजस्टमेंट के इफेक्ट। बट एक एडजस्टमेंट है जो हिडन है, वो आपने की नहीं है, तो वो आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो क्या बोला है यहाँ पे, 10% बैंक लोन है, और 10% बैंक लोन मतलब आपने बैंक गए और बैंक को जाके बोला कि हमें कुछ पैसे चाहिए, पैसे दे दो, तो बैंक ने आपको 60,000 रुपीज़ दे दिया, ठीक है, लोन दे दिया। कितने परसेंट से, 10% से। मतलब बैंक आपको बोल रही है कि बेटा ये लो 60,000, बट अगर आप जब रिटर्न करोगे तो इसका 10% हम लेंगे। तो आपने बोला ठीक है, बट आप लोन कब ले रहे हो, तो टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो आपने कब लिया है लोन, 1 अक्टूबर को लिया है। तो जब से आप पैसा लोगे तब से आप इंटरेस्ट का अमाउंट दोगे ना। बैंक क्या बोल रही है कि आप 60,000 रुपीज़ हमारे से ले लो, बट रिटर्न करते टाइम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10%। तो आपने बोला ठीक है, तो आप जब से लोन लोगे तब से आप इंटरेस्ट पे करोगे ना। आपने जब पैसा ही नहीं लिया तो इंटरेस्ट क्यों पे करोगे भाई। तो आपने पैसा कब लिया, 1 अक्टूबर ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च, 6 महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, साल का नहीं, ठीक है। तो 60,000 पे 10%, 60,000 पे 10% आपको परसेंटेज देने ही देना है, बट जितने दिन आप पैसा यूज़ करोगे उतने दिन का आपको इंटरेस्ट देना है 10%। तो कितने महीने यूज़ किया, 6 मंथ, तो 6 मंथ मतलब 6/12। तो ये कैसा आ जाएगा, 60,000 का 10% 6,000, उसका आधा किया 3,000। बट ऐसा कैलकुलेशन किया तो भी देख लो कैसा आता है, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है मेरा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। 3,000 आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा। मतलब बैंक से आप ले रहे हो 60 और बैंक बोल रही है प्लस कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3,000। तो कितना हो जाएगा वो, टोटल कितना पे करना पड़ेगा आपको, 63,000। तो भाई मुझे बताओ आपका फ़ायदा है नुकसान है। सर ऑफकोर्स नुकसान है ना, क्योंकि क्या है, हमने 60,000 लिया था और अभी दे रहे हैं कितना, 63 दे रहे हैं, 3,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000। डन। तो ये हिडन एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो गया। हाँ एक बात बता देता हूँ अभी कि इंटरेस्ट का जो है, बहुत बच्चों ने ऐसे भी किया तो भी आंसर सेम ही है, मतलब आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी मार्क्स दिए बोर्ड में। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया तो भी आपका मार्क्स पूरा मिला है।
बट बहुत जन ने इंटरेस्ट का कैसे किया था कि सर 3000 इंटरेस्ट पे करना है, उसमें से 2000 ऑलरेडी हमने पे किया है, तो इसमें ओनली 1000 पे होगा, मतलब एक ऐड हो जाएगा इसमें और 3000 बाहर आएगा बस। मतलब 2000 में 1000 आउटस्टैंडिंग करके बाहर 3000 लिखा था, चल जाएगा। 2000 का डिफरेंस रहेगा तो 2000 का डिफरेंस रहेगा तो भी चलेगा, वो भी आंसर करेक्ट है। 2000 से आंसर कम रहते जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर मैंने चेक किया है तो उसमें दोनों आंसर हमने करेक्ट दिया है। अगर इस टाइप से किया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने आउटस्टैंडिंग 1000 करके ऐड करके आपने बाहर अमाउंट लिखा रहेगा तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसका आंसर जो था आपका जो आया है वो तो प्रॉफिट जो है, तो ध्यान रखना यहाँ पे प्रॉफिट आया है, टू नेट प्रॉफिट। इस हिसाब से अगर करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 8000 समथिंग, 8500, 7500, सॉरी 7500 आएगा। और अगर आउटस्टैंडिंग ऐड वगैरह करके 9500 ऐसा कुछ डिफरेंस है, तो अगर इस टाइप से आप अगर सॉल्व कर रहे हो तो आंसर आएगा 7500 रुपीज़। और ये नेट प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करना है, तो 3750, 3750, इसको मिलेगा 3750, इसको भी मिलेगा 3750, एंड आउटर में आएगा 1,3750, सॉरी 1,3750, 1,3750। एंड बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पे आपका आना चाहिए 2,89,500, 2,89,500। आप चेक कर लेना बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखो, चलेगा। तो ये आंसर आपके पास हो जाएगा, टेंशन लो मत, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो।